Brand Failures, The Truth About the 100 Biggest Branding Mistakes of All Time. Book by Matt Haig. Introduction. ब्रांडिंग अब सिर्फ कंपनी के नाम या लोगों से जुड़ी हुई नहीं रह गई है, बल्कि अब यह कंपनी के बारे में बताने और उसे पहचान दिलाने में बहुत बड़ा रोल निभाती है। यह देखा गया है कि लगभग 90% कंपनियां लॉन्च के 5 सालों के अंदर ही फेल हो जाती हैं। आपको क्या लगता है, ऐसी क्या कॉमन गलतियां हैं जिनकी वजह से ये कंपनियां फेल हो जाती हैं? क्या कोई तरीका है जिससे आप इन गलतियों से बच सकते हैं? हाँ, एक रास्ता जरूर है। जब भी ब्रांडिंग की बात आती है तो कई कंपनियों ने गलतियां की हैं। इन गलतियों को पहचानना और उनसे बचना ही आपको सक्सेसफुल होने में हेल्प करेगा। एक बार ब्रांड बन जाने के बाद इसे बहुत ही ध्यान से संभालने की जरूरत होती है, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी ब्रांड की पूरी पहचान को बिगाड़ सकती है। इस समरी का एम है आपको कोको कोला, केलॉग्स और हार्ले डेविडसन जैसे बड़े बड़े मल्टीमिलियनेयर कंपनियों के एग्जाम्पल से यह बताना कि ब्रांडिंग से जुड़े कौन से स्टेप्स नहीं लेने हैं। हालांकि ये कहानियां बताते हैं कि फेलियर से पूरी तरह तो बचा नहीं जा सकता, पर उनके एग्जाम्पल्स आपको इस फील्ड की मुश्किलों की पहचान करने में हेल्प कर सकते हैं और आप खुद को इन मुश्किलों से बचा सकते हैं। इन सब को ध्यान में रखते हुए आइए ब्रांड के बारे में जानते हैं। क्लासिक फेलियर्स। कई लोगों का सोचना है कि किसी भी कंपनी की कामयाबी के पीछे उसका प्रोडक्ट होता है, लेकिन इनकी सोच गलत है। किसी भी कंपनी के सक्सेस में उसके प्रोडक्ट का तो हाथ होता ही है, लेकिन सबसे मेन चीज है ब्रांडिंग। अच्छा, यह बताइए, आपको क्या लगता है कि अगर कोई कंपनी अपनी ब्रांडिंग और ब्रांड वैल्यूज पर फोकस नहीं रखती है तो क्या होगा? जब कोई कंपनी जो एक ओरिजिनल प्रोडक्ट बेचती है अपने कॉम्पिटिटर को कॉपी करते हुए एक नया ओरिजिनल प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करती है, तो आपका इस बारे में क्या कहना है? आपने ठीक समझा। जब भी कोई कंपनी ओरिजिनल होने के बजाय कुछ और करती है तो अक्सर फेल हो जाती है। यह बहुत ही जरूरी है कि आप अपने ब्रांड के वैल्यूज को समझें और हमेशा उन्हें फॉलो करने की कोशिश करें। अपनी कंपनी के वैल्यूज और ब्रांड की ओरिजिनलिटी के साथ खेलना सबसे बड़ी गलतियों में से एक है, जिसे आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप पहले ही यह गलती कर चुके हैं तो इससे निकलने का क्या कोई रास्ता है? क्या कोई यूटर्न या एग्जिट है? सबसे पॉपुलर सॉफ्ट ड्रिंक कंपनियों में से एक ने जब अपने ओरिजिनल प्रोडक्ट को बदलने की कोशिश की तो उस कंपनी को काफी नुकसान झेलना पड़ा था। उन्होंने अपने ब्रांड वैल्यूज के साथ खिलवाड़ किया और अपने कॉम्पिटिटर की नकल करने की कोशिश की। यह कंपनी थी कोका कोला, जो बहुत लंबे वक्त तक एक कामयाब कंपनी रही है। 1985 में कंपनी ने अपने सबसे पॉपुलर ड्रिंक को न्यू कोक नाम के एक नए ड्रिंक के साथ बदलने का फैसला किया। इसके पीछे की वजह थी कॉम्पिटिटर पेप्सी कोला। कंपनी के इस फैसले को पूरी तरह से समझने के लिए आइए थोड़ा पीछे चलते हैं। कोका कोला का मेन कॉम्पिटिटर पेप्सी कोला नाम का ब्रांड था। उनके बीच काफी लंबे वक्त से कॉम्पिटिशन चल रहा था। यह सब सेकंड वर्ल्ड वॉर के फौरन बाद 1950 में शुरू हुआ था। पेप्सी से ज्यादा कोक बिका करते थे। कंपनी का सक्सेस रेशियो 5/1 था। लेकिन अगले 10 सालों में कोको कोला से ज्यादा पेप्सी ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। पेप्सी यंग लोगों के बीच ज्यादा पॉपुलर होने लगा। इस तरह पेप्सी कोका कोला के लिए खतरा बन गया था। 1970 के दशक में पेप्सी ने पेप्सी चैलेंज नाम का एक चैलेंज शुरू किया, जिसका मकसद था यह टेस्ट करना कि कस्टमर्स कौन सा ड्रिंक पसंद करेंगे, मीठी पेप्सी या फेमस कोका कोला। हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर लोगों ने कोका कोला से ज्यादा मीठी पेप्सी के टेस्ट को पसंद किया। यह चैलेंज 1980 के सालों में जारी रहा। पेप्सी ने अपने प्रोडक्ट मार्केटिंग और प्रमोशन के लिए माइकल जैक्सन और डॉन जॉनसन जैसे बड़ी सेलिब्रिटीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए। कोक को डर लगने लगा कि वह मार्केट में अपनी फर्स्ट पोजीशन खो देगा। कंपनी अब न सिर्फ अपने मेन कॉम्पिटिटर पेप्सी से बल्कि स्प्राइट, फैंटा और डाइट कोक जैसे कई दूसरे ड्रिंक्स के सामने अपना शेयर खो रही थी। 1983 में कोक का मार्केट शेयर अपने सबसे लोअर लेवल 24% तक गिर गया था, जिससे कंपनी में डर पैदा हो गया। पेप्सी अब भी उनका पीछा कर रही थी। दुनिया भर में इसके अच्छे डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कोक अब भी कंपटीशन में आगे था।
हालांकि यह सिर्फ वक्त की बात थी कि पेप्सी ने बाजी मार ली और उनका नंबर 1 पोजीशन छीन लिया। कोक को पता था कि इसके लिए कुछ तो करना होगा। कंपनी ने देखा कि मेन प्रॉब्लम प्रोडक्ट के टेस्ट की वजह थी, क्योंकि वे पेप्सी के टेस्ट चैलेंज में हार गए थे। इसलिए कोक ने फैसला किया कि यह उनके मेन प्रोडक्ट कोका कोला को न्यू कोक नाम के एक नए प्रोडक्ट के साथ बदलने का वक्त है। हालांकि कंपनी ने अपने ब्रांड के पावर को बहुत कम मान लिया था। जब पब्लिक के सामने कंपनी ने अपने इस डिसीजन को अनाउंस किया तो काफी लोग परेशान हुए और उन्होंने नए प्रोडक्ट को पूरी तरह से बॉयकॉट करने का फैसला किया। जब न्यू कोक को मार्केट में उतारा गया तो कंपनी की सेल्स में तेजी से गिरावट आई। इसके अलावा लोग नाराज हो गए थे, क्योंकि जिस प्रोडक्ट को वे पसंद करते थे वह अब उन्हें नहीं मिलता। इससे कंपनी के पास अपने मेन प्रोडक्ट को मार्केट में वापस लाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। इस तरह कोका कोला ने ब्रांडिंग के इम्पोर्टेंस को सीखा और यह भी जाना कि कैसे ब्रांडिंग प्रोडक्ट से कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। आइडिया फेलियर्स। आपको क्या लगता है कि अक्सर ब्रांड क्यों फेल हो जाते हैं? कुछ लोग कह सकते हैं कि इसके पीछे गलत आइडिया या सही रिसर्च न करना बड़ी वजह हो सकती है। वे बिल्कुल सही कहते हैं। ऐसा अक्सर तब होता है जब कोई ब्रांड अपने करंट प्रोडक्ट को नए तरह से बनाने की कोशिश करता है। अभी चल रहे प्रोडक्ट में कोई नया ट्विस्ट देने की कोशिश करने से ब्रांड फेल भी हो सकते हैं। आजकल ब्रांडिंग सिर्फ प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं है, यह ब्रांड के बारे में जानने के बारे में है। सबसे बेस्ट ब्रांड भी कस्टमर्स से ऐसी चीजें नहीं खरीदवा सकते जिन्हें वे खुद खरीदना नहीं चाहते। अब आप पूछ सकते हैं कि कंपनियां ऐसे प्रोडक्ट बनाती ही क्यों हैं जब उन्हें पता है कि उनका प्रोडक्ट फेल होने जा रहा है? वजह साफ है। कंपनियों को यह भ्रम होता है कि वे अपने कस्टमर्स को ज्यादा जानते हैं। आपने केलॉग्स का नाम तो सुना ही होगा। वाकई में यह सबसे अच्छी कंपनियों में से एक है जो ब्रेकफास्ट के लिए मशहूर है। इन्होंने भी अपने एक प्रोडक्ट में गलती की थी। यह प्रोडक्ट था क्लियर मेट्स। उनका आइडिया क्लियर था। क्लियर मेट्स एक छोटा सा बॉक्स था जिसमें सीरियल के साथ दूध, एक डब्बा और एक प्लास्टिक का चम्मच पैक किया जाता था। इतना सिंपल आइडिया फेल कैसे हो सकता था? इसमें क्या गलत हुआ होगा? खैर, इस प्रोडक्ट के फेल होने की वजह थी दूध। डिज़ाइन किए गए कंटेनर पैक की वजह से दूध को फ्रीज में रखने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन कस्टमर्स को गर्म दूध का आइडिया पसंद नहीं आया। इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए केलॉग्स ने प्रोडक्ट को रेफ्रिजरेटर में स्टोर करने का फैसला किया ताकि कस्टमर्स को ठंडा दूध मिल सके। इसने कस्टमर्स के लिए और भी ज्यादा कन्फ्यूजन पैदा कर दिया, क्योंकि उन्हें सीरियल को के साथ रखे देखने की आदत थी, न कि रेफ्रिजरेटर में। इस प्रोडक्ट के फेल होने में दूसरा बड़ा कारण था एडवर्टाइजमेंट। इस एड में कंपनी ने दिखाया कि जब पेरेंट्स सो रहे होते हैं तो छोटे बच्चे खुद ही सीरियल खाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यह आइडिया गलत था, क्योंकि इस प्रोडक्ट का पैकेज यूज करने में बिल्कुल भी आसान नहीं था। प्रोडक्ट के टेस्ट और प्राइस ने भी प्रोडक्ट के नाकाम होने में कंट्रीब्यूट किया। गर्म दूध ने सीरियल का टेस्ट बिगाड़ दिया था और साथ ही प्रोडक्ट को कई कस्टमर्स ने महंगा भी बताया था। केलॉग्स के सीरियल मेट्स की नाकामी से जो सबसे इम्पोर्टेंट लेसन सीखा जा सकता है वह है कस्टमर को कभी भी कंफ्यूज न करना और साफ साफ मैसेज देना। इस प्रोडक्ट को कहीं भी खाए जा सकने वाले रेडीमेड स्नैक के तौर पर इंट्रोड्यूस किया गया था। हालांकि कंपनी ने यह भी कहा कि इसे रेफ्रिजरेटर में स्टोर करने की जरूरत है, जिसने कस्टमर्स को कंफ्यूज कर दिया था। इसके अलावा इस प्रोडक्ट को दूसरे मिल्क प्रोडक्ट्स के साथ बेचा गया था। यह तो क्लियर था कि इसे दूसरे सीरियल प्रोडक्ट्स के साथ रखने की जरूरत थी। अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए सही जगह पर रखना आपकी सोच से कहीं ज्यादा जरूरी होता है। ब्रांड एक्सटेंशन। ब्रांड एक्सटेंशन का मतलब है अपने मौजूदा ब्रांड के ही नाम में प्रोडक्ट के कई नए कैटेगरी को जोड़ना। कई कंपनियों का मानना है कि यह एक अच्छा आइडिया होता है, क्योंकि ज्यादा प्रोडक्ट कैटेगरी का साफ मतलब है ज्यादा सेल्स। शॉर्ट टर्म के लिए यह बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह ब्रांड के वैल्यू को कम कर सकता है। अगर सही ढंग से किया जाए तो ब्रांड एक्सटेंशन का फायदा हो सकता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल डाइट कोक है, जो दुनिया में सबसे पॉपुलर कोल्ड ड्रिंक में से एक है। आपको क्या लगता है
कि कोका कोला सक्सेसफुल क्यों है जबकि ज्यादातर दूसरी बड़ी कंपनियां ब्रांड एक्सटेंशन को अप्लाई करने में नाकाम रही हैं? ऐसा माना जाता है कि सबसे सक्सेसफुल ब्रांड वह होते हैं जो अपनी ट्रेडिशन खुद बनाते हैं या जिन्होंने अपने कस्टमर्स को ट्रेडिशन बनाने में हेल्प की है। ऐसी ही एक कंपनी है हार्ले डेविडसन। इस ब्रांड के कस्टमर्स इसे बेहद पसंद करते हैं। यह उनके लिए मोटरसाइकिल से कहीं बढ़कर होता है। यह उस आज़ाद ख्याल से प्यार करते हैं जो इस ब्रांड की पहचान है। हालांकि इस कंपनी ने भी कई गलतियां की हैं। ऐसी ही एक गलती थी ब्रांड एक्सटेंशन। लंबे वक्त तक कंपनी ने अपने ब्रांड को समझा और यह जाना कि कस्टमर्स इसे इतना प्यार क्यों करते हैं, तो कंपनी ने फैसला किया कि वो लिमिटेड मोटरसाइकिल बेचेंगे। इससे लोगों में इसके लिए मिस्ट्री पैदा होने लगी जिसने बेशुमार कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया। 1990 के सालों में कंपनी अपने रास्ते से भटक गई। उन्होंने टी शर्ट, सिगरेट लाइटर और सॉक्स जैसे प्रोडक्ट की कई अलग अलग कैटेगरी लॉन्च करना शुरू कर दिया। उन्होंने परफ्यूम, आफ्टर शेव, नेक टाई और यहां तक कि बच्चों के कपड़े भी बेचना शुरू कर दिया था। मोटरसाइकिल से प्यार करने वालों को ये ब्रांड एक्सटेंशन जरूरत से ज्यादा लगा। हार्ले डेविडसन अपने माचो स्टाइल के लिए जाना जाता है। इसके लॉयल कस्टमर अपनी बॉडी पर कंपनी के लोगों का टैटू भी बनवाते हैं। इन नए प्रोडक्ट्स से काफी कस्टमर्स खुश नहीं थे और उन्होंने कंपनी को क्रिटिसाइज भी किया। इसका कंपनी पर बुरा असर पड़ा। कंपनी को जल्दी ही अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने कस्टमर्स से माफी मांगी। कंपनी ने बाकी सभी प्रोडक्ट्स को बनाना बंद कर दिया। यह याद रखना बहुत जरूरी है कि ब्रांडिंग में हमेशा ज्यादा करना अच्छा नहीं होता है। एक ही ब्रांड के अंदर कई प्रोडक्ट जोड़ने से कुछ वक्त के लिए सेल्स बढ़ सकती हैं, पर इससे लंबे वक्त में ब्रांड कमजोर पड़ सकता है। इसके बजाय कुछ ब्रांड वैल्यूज बनाकर उन पर अपना फोकस रखना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप अपने ब्रांड के वैल्यूज को सॉफ्ट और फेमिनाइन मानते हैं, तो मेंस प्रोडक्ट जैसे कि रेजर या शेव बेचना एक बेकार आइडिया होगा। हमेशा याद रखिए कि एक ब्रांड जो एक साथ सब कुछ करने की कोशिश करता है, वह आमतौर पर फेल हो जाता है। हार्ले डेविडसन को जल्द ही अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने इस प्रॉब्लम को सुलझाया। इससे उनका ब्रांड बचा रहा। आपको क्या लगता है कि अगर उन्होंने जल्दी कोई एक्शन नहीं लिया होता तो क्या होता? पीआर फेलियर्स। हर कोई अपनी लाइफ में गलतियां करता है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि सबसे फेमस ब्रांड भी कुछ गलतियां कर चुके हैं। लेकिन जिस तरह से वे अपनी गलतियों को हैंडल करते हैं, वही मायने रखता है। जब कोई कंपनी अपने कस्टमर्स के सामने अपनी प्रॉब्लम या मुश्किल दौर को लेकर ट्रांसपेरेंट होने का फैसला करती है, तो उन्हें और भी ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। दूसरी तरफ, अगर कोई कंपनी अपनी खामियों को छिपाने की कोशिश करती है, तो यह उनके लिए खतरा बन सकती है। कई कंपनियां को लगता है कि किसी क्राइसिस से निपटने का सबसे बेस्ट तरीका है उस प्रॉब्लम को नकार देना। लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि एक सक्सेसफुल ब्रांड बनाने के लिए कस्टमर्स की सभी ज़रूरतों को पूरा करना पड़ता है। इसका मतलब यह भी है कि भले ही कंपनी क्राइसिस से गुजर रही हो, कस्टमर्स को इसके बारे में साफ साफ बताया जाए। एक कामयाब ब्रांड को बनाने के पीछे उसके पब्लिक रिलेशन का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। 1980 के सालों में एक्सॉन वाल्डेज ऑयल टैंकर अलास्का कोस्ट पर बड़ी क्वांटिटी में तेल गिर रहा था। यह अमेरिकन हिस्ट्री का सबसे बड़ा तेल रिसाव था। बाद में पता चला था कि शिप का कैप्टन और तीसरा साथी दोनों ही शराब पी रहे थे। घटना के घंटों बाद भी उनके खून में बड़ी मात्रा में शराब पाई गई थी। इसके लिए कैप्टन को 90 दिनों की जेल की सजा मिली और भारी फाइन भी देना पड़ा। कंपनी ने इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए। यहां तक कि उन्होंने मीडिया से बात करने से भी इनकार कर दिया। कंपनी के चेयरमैन ने कहा कि उनके पास इंटरव्यू देने या फिर बात करने का समय नहीं है। असल में कंपनी में मीडिया का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। इसके अलावा कंपनी एक हफ्ते के बाद भी तेल रिसाव को कंट्रोल नहीं कर पाई थी। हजारों बैरल तेल गिर चुके थे। आखिर में कंपनी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो बहुत बुरी रही। जब कंपनी ने अपनी सफाई में जो भी कहा वो मछुआरों और दूसरे लोगों के बयान से बिल्कुल उल्टा निकला, तो बात और भी ज्यादा बिगड़ गई थी।
जब चेयरमैन से मीडिया ने कंपनी के तेल से फैली गंदगी को साफ करने के प्लान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने अपनी बात को बदलने की कोशिश की और सवालों को नज़रअंदाज कर दिया। इससे कंपनी के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई। इस क्राइसिस के दौरान करीब $7 अरब का नुकसान हुआ था। सबसे ज़रूरी बात यह थी कि एक्सॉन ने अपनी रेप्यूटेशन खो दी थी और जल्दी ही वो 3rd पोजीशन पर आ गया था। किसी कंपनी के लिए क्राइसिस के दौरान ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है और उसे फ़ौरन फैसले लेने की ज़रूरत होती है। एक्सॉन ऐसा नहीं कर पाया था जिसकी वजह से वह तबाह हो गया। कल्चर फेलियर्स। एक ब्रांड के लिए अपने टारगेट ऑडियंस और मार्केट को पहचानना और समझना बहुत ज़रूरी है। नाइकी, मैकडॉनल्ड्स और माइक्रोसॉफ्ट जैसे ब्रांड दुनिया भर में पहचाने जाते हैं। यह समझना बहुत ही ज़रूरी है कि अगर कोई प्रोडक्ट एक मार्केट में कामयाब होता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह दूसरे मार्केट में भी कामयाब होगा। पूरी दुनिया में एक ब्रांड को चलाना बहुत चैलेंजिंग होता है। सिर्फ भाषा और करेंसी बदलने के अलावा और भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत होती है। ब्रांड की कामयाबी तय करने में कल्चर का भी बड़ा हाथ होता है। किसी भी ब्रांड के अपने कल्चर और इंटरनेशनल मार्केट के कल्चर को समझना दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं। आपको क्या लगता है कि अगर आप किसी रेगिस्तान के देश में जैकेट की कंपनी खोलने का फैसला करते हैं तो क्या होगा? यह है कल्चर फेलियर का एक एग्जाम्पल। केलॉग्स का सीरियल अमेरिका और ब्रिटेन के मार्केट में बहुत ही पॉपुलर है। इसलिए कंपनी को लगा कि इंडिया में भी उसे उतनी ही सक्सेस मिलेगी। लेकिन केलॉग्स भूल गया कि इंडिया में ब्रेकफास्ट का कल्चर बिल्कुल अलग है। इंडिया में ब्रेकफास्ट में रोटी सब्जी का कल्चर है। ब्रेकफास्ट में सीरियल खाने का आइडिया इंडियंस के लिए काफ़ी नया था। इस वजह से केलॉग्स का प्रोडक्ट इंडिया में फेल हो गया। इसके अलावा प्राइस ने भी इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल निभाया। केलॉग्स कॉर्नफ्लेक्स अपने कॉम्पिटिटर के प्राइस से 3 गुना ज़्यादा था। ज़्यादातर लोग जो इस सीरियल को खरीद रहे थे वे इसे कभी कभार ही खरीदते थे। लेकिन कंपनी को अब भी अपने प्रोडक्ट पर भरोसा था और उन्होंने बिना रिसर्च किए ही अपने दूसरे प्रोडक्ट्स को भी लॉन्च करने का फैसला किया। अगले 10 सालों में फ्रॉस्टीज, स्पेशल के, हनी क्रंच और दूसरे प्रोडक्ट्स को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया गया। जैसा कि आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि यह सब भी वैसे ही फेल होने लगे थे। केलॉग्स ने आम, नारियल और गुलाब जैसे फ्लेवर को भी लॉन्च किया और देश की परंपरा के साथ फिट होने की कोशिश की, जो एक बहुत बड़ी गलती साबित हुई। लेकिन कंपनी अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी और उन्होंने बिस्किट को सीरियल के तौर पर बेचने की कोशिश की, जो कि एक बहुत बुरा आइडिया था। बिस्किट बच्चों में पॉपुलर हो गई जिसकी मेन वजह थी इसकी कम मार्केट कॉस्ट। हालांकि कंपनी की सीरियल कैटेगरी अब भी नाकाम थी। आपको क्या लगता है कि इंडियन मार्केट में इतनी बड़ी कंपनी के नाकाम होने की सबसे बड़ी वजह क्या थी? टेस्ट, कॉस्ट या कल्चर? इंडिया का कल्चर यूरोप या अमेरिका से बहुत अलग है। इंडियंस की प्रोडक्ट खरीदने की आदत और उनका टेस्ट बहुत अलग है। इसके अलावा इतने बड़े और अलग-अलग कल्चर से भरे देश में सक्सेस पाना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। केलॉग्स को बड़ी कामयाबी मिल सकती थी या कम से कम उसके लाखों के पैसे बच सकते थे अगर उसने पहले ही मार्केट रिसर्च किया होता। तो साथ ही लोकल कॉम्पिटिटर को कम समझना उनकी बहुत बड़ी गलती थी। आप किसी देश के कल्चर को बदल तो नहीं सकते, लेकिन आप उनके कल्चर में फिट हो सकते हैं। मैकडॉनल्ड्स, नाइकी या माइक्रोसॉफ्ट जैसे इंटरनेशनल ब्रांड्स का यही सीक्रेट है। रीब्रांडिंग फेलियर्स। हर कंपनी आखिर में पुरानी हो जाती है और वक्त के साथ अपना वैल्यू खो देती हैं। क्या आपको लगता है कि कोई कंपनी हमेशा के लिए कामयाब रहेगी अगर वह टॉप पोजीशन पर पहुंचने के बाद कभी कोशिश न करने का फैसला करे? टेक्नोलॉजी के तेजी से बदलने के साथ रोज बहुत से नए ब्रांड लॉन्च हो रहे हैं। इसका मतलब है पहले से मौजूद लोगों के लिए ज़्यादा कंपटीशन। एक कंपनी को हमेशा अपने आसपास के ट्रेंड के बारे में पता होना चाहिए और अपने सक्सेस को बनाए रखने के लिए अपने कस्टमर्स के बीच एक्साइटमेंट पैदा करते रहना चाहिए। आपको क्या लगता है कि ऐसा कैसे किया जा सकता है? इसका जवाब है रीब्रांडिंग। रीब्रांडिंग का मतलब है ब्रांड को चेंज करना या उसे इस तरह से अपनाना ताकि वह नई जनरेशन के लिए यंग और काम का बना रह सके। इसे हासिल करने के लिए ब्रांड का नाम, लोगो या ब्रांड के पूरे आइडिया को ही बदला जा सकता है।
टॉमी हिलफिगर सबसे फेमस डिजाइनर कपड़ों के बैंड में से एक है जिसके बारे में आपने जरूर सुना होगा। यह मार्केट में काफी लंबे वक्त से मौजूद है। 1990 के सालों में कंपनी एक छोटे ब्रांड से इंटरनेशनल लेवल पर यंग लोगों की पसंद बन गई थी। हालांकि साल 2000 में कंपनी के शेयर प्राइस काफी घटने लगे थे। इसके पीछे क्या वजह हो सकती थी? किसी भी तरह की कोई भी मुसीबत का कोई इशारा न मिलने के बावजूद शेयर प्राइस में गिरावट क्यों शुरू हुई थी? इस गिरावट का मेन कारण कंपनी का लोगो था। 1999 में कंपनी ने सोचा कि कस्टमर को शायद कंपनी का लोगो पसंद नहीं आता है क्योंकि वह बहुत ही सिंपल सा था। इसलिए कंपनी ने तय किया कि लोगो के साइज को छोटा किया जाए ताकि वो बेहतर लगने लगेगा। टॉमी हिलफिगर ने अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से कंपनी के वैल्यू को छोड़ दिया था। कंपनी ने ट्रेंड्स को फॉलो करना शुरू कर दिया, लेटेस्ट कपड़े बनाने लगे और राल्फ लॉरेन या गैप जैसी कंपनियों के कैटेगरी में आने लगा। धीरे धीरे कंपनी ने अपने लोगों को इस्तेमाल करना छोड़ दिया था। उन्हें लगा कि इससे उनके कस्टमर्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 1999 में कंपनी ने एक सब ब्रांड रेड लेबल लॉन्च किया जिसका कोई लोगो नहीं रखा गया था। इसके अलावा इसका प्राइस भी बहुत ज्यादा था। एक नॉर्मल टॉमी हिलफिगर कस्टमर के लिए भी यह काफी महंगा था। कंपनी का एक और गलत कदम था गलत लोकेशन पर अपना स्टोर खोलना। कंपनी ने जल्द ही अपनी गलतियों से सीखा और 2001 में अपने पुराने बेसिक तरीकों पर वापस जाने का फैसला किया, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। इससे कंपनी एक बार फिर अपनी टॉप पोजीशन पर पहुंच गई। ब्रांड के लोगों को कम जरूरी मानना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। अपनी कंपनी की पहचान और उसके वैल्यूज से कभी अलग नहीं होना चाहिए क्योंकि ये ही ब्रांड की पहचान होते हैं। कंक्लूजन: ब्रांडिंग एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जिसका यूज किसी कंपनी को दूसरी कंपनियों से अलग करने के लिए और एक अलग पहचान दिलाने के लिए की जाती है। इसमें कंपनी के डिजाइन और नाम से लेकर कस्टमर एक्सपीरियंस और प्रोडक्ट की क्वालिटी शामिल होते हैं। इस समरी में आपने यह सीखा कि यह क्यों जरूरी है और यह कंपनी की कामयाबी और नाकामी में इतना बड़ा रोल क्यों निभाती है। आइए इस समरी से सीखे गए कुछ दूसरे लेसन्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपने क्लासिक फेलियर के बारे में सीखा। यह बताता है कि जब कोई कंपनी अपने कंपटीशन की वजह से अपने ओरिजिनल प्रोडक्ट को बदलने की कोशिश करती है तो वह कैसे फेल हो जाती है। आपने यह भी जाना कि जब कोई कंपनी ब्रांडिंग पर ध्यान फोकस नहीं करती और ब्रांडिंग के वैल्यू को अंडर एस्टीमेट करती है तो कैसे वो बुरी तरह से फेल हो जाती है। दूसरा, आपने आइडिया के फेलियर के बारे में सीखा। कंपनियां इसका सामना तब करती हैं जब उसे भ्रम हो जाता है कि वह अपने कस्टमर्स को अच्छी तरीके से जानती है। कोई प्रोडक्ट बनाने से पहले सही रिसर्च करना और उस प्रोडक्ट के बारे में कोई कंफ्यूजन पैदा न करना बहुत ही जरूरी है। तीसरा, आपने ब्रांड एक्सटेंशन के बारे में सीखा जो लॉन्ग टर्म में ब्रांड के वैल्यू को कम कर सकता है। आपने जाना कि अपने ब्रांड को कुछ खास वैल्यूज के साथ जोड़ना कितना जरूरी होता है और कैसे इन वैल्यूज पर हमेशा फोकस रखना चाहिए। चौथा, आपने पीआर यानी पब्लिक रिलेशन के फेलियर के बारे में सीखा। गलतियां किसी से भी हो सकती हैं, लेकिन आप उस गलती को कैसे हैंडल करते हैं, यही बात आपकी कंपनी या ब्रांड के वैल्यू को आगे बढ़ा सकती है। कंपनी की खामियों को छिपाने की कोशिश करने के बजाय हमेशा अपने कस्टमर्स के साथ ईमानदार रहने की कोशिश कीजिए। पांचवां, आपने कल्चर फेलियर के बारे में सीखा। किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले मार्केट रिसर्च करना बहुत जरूरी है। किसी ब्रांड की कामयाबी तय करने में कल्चर का बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। अगर किसी ब्रांड को एक मार्केट में सक्सेस मिली है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसे दूसरे मार्केट में भी उतनी ही सक्सेस मिलेगी। आखिर में आपने रीब्रांडिंग के बारे में समझा। आपने सीखा कि नई टेक्नोलॉजी और ट्रेंड के हिसाब से चलना बहुत ही जरूरी है। नई जनरेशन तक पहुंच बनाना सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी कंपनी रातों रात सक्सेसफुल नहीं बनती। वे भी गलतियां करते हैं, लेकिन जरूरी बात है कि इन गलतियों से सीखना चाहिए। यह समझना बहुत जरूरी है कि अगर ध्यान दिया जाए तो इन गलतियों से आसानी से बचा भी जा सकता है। यह काफी हैरानी की बात है कि कैसे ब्रांडिंग आपको और आपकी कंपनी को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में हेल्प कर सकती है।
एक स्ट्रांग ब्रांड आपको सक्सेसफुल होने का बड़ा मौका देती है। इस नॉलेज के साथ अब आप एक सक्सेसफुल ब्रांड बनाने के सफर को शुरू करने के लिए तैयार हो गए हैं।